मुझे यकीन था कि कांता अब तक टैक्सी में सवार हो चुकी होगी। मैंने सूटकेस उठा लिए और आगे बढ़ते हुए कहा, अगर कांता मुझे न मिली तो मैं तुम सबको जहन्नम रसीद कर दूंगा। मैंने देखा कि अली ने बहुत गैर महसूस तरीके से किसी को आंख से इशारा किया। फिर मुझे वो आदमी नजर भी आ गया। वो दरमियाने कद और गठे हुए जिस्म का मालिक था। उसने जो सूट पहन रखा था वो उसकी शख्सियत से कतई मैच नहीं कर रहा था। लगता था वो उसके जिस्म पर जबरदस्ती चढ़ाया गया है। अली ने तंजिया लहजे में कहा, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें गोली मारूंगा? मैं सिर्फ पुलिस को तुम्हारी तरफ मुतवज्जे करूंगा, फिर तुम जानो और पुलिस जाने। यूं भी पुलिस के उस अफसर की तरक्की हो जाएगी जो एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द को गिरफ्तार करेगा। उस कमबख्त ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। अगर वो अपनी धमकी को अमली जामा पहना देता तो वाकई फांसी का फंदा मेरा मुकद्दर हो जाता। अली ने दुरुस्त लहजे में कहा, जल्दी करो, सामने से एक पुलिस ऑफिसर आ रहा है। अगर तुमने फौरन ही चलना शुरू न किया तो फिर जेल जाओगे। मैंने मुंह ही मुंह में उसे एक गलीज गाली दी और सूटकेस लेकर आगे बढ़ गया। अब मुझे वाज़े तौर पर उसके बकिया 3 साथी भी नजर आ गए। वो चारों गोया मुझे घेरे में लिए हुए चल रहे थे। अली तो शायद मुझे गोली न मारता, मगर उसके साथी शक्लों से ही निचले दर्जे के बदमाश लग रहे थे। वो अपनी कारकर्दगी दिखाने को शायद मुझे गोली मार ही देते। फिर उनमें से अचानक वही शख्स आगे बढ़ा जिसे मैंने सबसे पहले देखा था और लपक कर दोनों सूटकेस मेरे हाथ से ले लिए। उसने उजड़पन से कहा, आप क्यों तकलीफ करते हैं सर? अपुन किस लिए है? लाओ ये सामान अपुन को दे दो। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दोनों सूटकेस मेरे हाथ से गोया छीन लिए। अब मेरे कांधे पर सिर्फ वो बड़ा सा शोल्डर बैग था जिसमें कांता की जड़ी बूटियां, सफूफ और हथियार थे। मेरी जेब में भी एक रिवॉल्वर था, मगर उन्हें अभी तक मेरी तलाशी का मौका नहीं मिला था। हम सब एक साथ चलते हुए यूं बाहर आ गए गोया आपस में गहरे दोस्त हों। उसी वक्त न जाने कहां से स्याह रंग की एक मर्सिडीज हमारे सामने आकर रुक गई। ड्राइवर के साथ अगली सीट पर 2 आदमी बैठ गए। अली और उसका एक साथी पिछली सीट पर यूं बैठे कि मैं दरमियान में था। अली का एक साथी वहीं रह गया था। गाड़ी जूं ही हरकत में आई, अली ने रिवॉल्वर कोट की जेब से निकालकर मेरी पसलियों में अड़ा दिया। फिर सख्त लहजे में बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास भी रिवॉल्वर या पिस्टल है, मगर अपने दोनों हाथों को हरकत मत देना, वरना मुझसे ट्रिगर दब जाएगा। मैंने कहा, अच्छा, अपनी बकवास बंद करो और मुझे आराम करने दो। मुझे ट्रेन में आराम करने का मौका नहीं मिला था। मुझे गुस्सा इस बात पर था कि इन सड़क छाप और घटिया बदमाशों ने किस इत्मीनान से मुझ पर काबू पा लिया। प्लेटफॉर्म से लेकर गाड़ी तक पहुंचने में मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिला था कि मैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकता। अलबत्ता मुझे इत्मीनान था कि कांता खैरियत से निकल गई थी। मैंने सोचा काश उसकी जगह ग्लोरिया होती तो मुझे जर्रा बराबर परवाह न होती। अली के साथी ने अचानक जेब से रूमाल निकाला और फुर्ती से मेरी आंखों पर बांध दिया। मैंने बिफर कर कहा, ये क्या बेहूदगी है? वो बोला, ये बेहूदगी नहीं बल्कि एहतियात है। हम नहीं चाहते कि तुम वो जगह देखो जहां तुम्हें ले जाया जा रहा है। उनसे कुछ कहना सुनना फजूल था। अब मैं उनके किसी बड़े से बात करना चाहता था। मेरा अंदाजा था कि ये लोग मुझे जहां ले जा रहे हैं वहां इनका कोई बॉस या गुरु जरूर होगा। फिर गाड़ी में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। उन्होंने गाड़ी के तमाम शीशे चढ़ा रखे थे, इसलिए बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आ रही थी। जब हमें चलते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया तो मैंने सोचा कि वो लोग यकीनी तौर पर मुझे दिल्ली के मज़ाफ़ात की तरफ ले जा रहे हैं, वरना शहर तो स्टेशन से इतने फासले पर नहीं है कि इंतहाई तेज रफ्तारी से चलने वाली गाड़ी आधे घंटे में शहर के किसी इलाके में न पहुंच सके। फिर जल्द ही मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। एक जगह गाड़ी की रफ्तार सुस्त हुई, फिर वो बाईं तरफ कच्चे रास्ते में उतारी गई। वो कच्चा रास्ता कुछ दूर तक हमवार रहा, फिर गाड़ी को बुरी तरह धचके लगने लगे। गाड़ी उछलती कूदती यूं ही आगे बढ़ती रही। गाड़ी के ड्राइवर को जर्रा बराबर परवाह नहीं थी कि इस तरह की रफ ड्राइविंग से इस कीमती गाड़ी को नुकसान पहुंचेगा। हर धचके के साथ अली के रिवॉल्वर की नाल बहुत जोर से मेरे पहलू में चुभती। मेरा अंदाजा है कि ये उछल कूद तकरीबन 20-25 मिनट जारी रही। फिर जमीन की सतह खासी हमवार हो गई और कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी रोक दी गई। रुकने के बाद ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, फिर फौरन ही गाड़ी रवाना हो गई। मुझे अपने पीछे आहनी गेट बंद होने की आवाज सुनाई दी। गाड़ी एक मर्तबा फिर रुक गई, फिर दरवाजा खुला और मेरे साथ बैठे हुए शख्स ने हाथ पकड़कर मुझे बाहर घसीट लिया। ये हरकत मेरे लिए गैर मुतवक्के थी, इसलिए मैं घुटनों के बल जमीन पर जा गिरा। मेरा दिल चाहा कि खींचने वाले को इतनी जोर से थप्पड़ रसीद कर दूं कि उसकी गर्दन टूट जाए, मगर बहुत मुश्किल से मैंने अपनी इस ख्वाहिश पर काबू पाया। फिर किसी ने इंतहाई महारत से मेरी जामा तलाशी ली और रिवॉल्वर के साथ साथ वो खंजर भी निकाल लिए जो मैंने अपनी पिंडलियों पर बांध रखे थे। घसीटने वाले ने शोल्डर बैग पहले ही मेरे कंधे से खींच लिया था। अब मैं बिल्कुल गैर मुसल्ला था। फिर 2 आदमियों ने दोनों तरफ से मेरे हाथ पकड़ लिए और घसीटते हुए मुझे एक तरफ ले चले। एक जगह मुझे एक जोरदार ठोकर लगी तो एक आदमी हंसकर बोला, यार ये तो बिल्कुल ही अंधा हो गया है।
फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बोला आगे सीढ़ियां हैं, जरा संभल कर चलो। पट्टी खुली तो मेरी आंखें बुरी तरह चुंधिया गईं। वहां बहुत तेज रोशनी थी। चंद लम्हे तक तो मैं भी कुछ देखने के काबिल न हो सका। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें रोशनी की आदी हुई तो मैंने गिरदोपेश पर निगाह दौड़ाई। वो एक वसी और रीज हॉल था जिसे बहुत खूबसूरती से ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता किया गया था। फर्श पर दबीज कालीन था और खिड़कियों पर बेशकीमत पर्दे लटके हुए थे। फिर मेरी नजर बाईं तरफ गई। वहां सोफे पर फरबा बदन और गोरी रंगत का एक शख्स बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने सिवा सबको हकीर समझता हो। उसने मुझ पर हिकारत भरी नजर डाली और गूंजदार आवाज में बोला, वेलकम मिस्टर कामरान। मैंने तल्ख लहजे में कहा, वैसे वेलकम कहने का ये चंगेज खानी स्टाइल मुझे पसंद नहीं आया। अब जरा ये भी फरमा दें कि मुझे यहाँ किस सिलसिले में तलब किया गया है। वो हंसकर बोला, बता देंगे, आप आराम से तो बैठें। उसने अपने सामने वाले सोफे की तरफ इशारा किया। मैं खुद को बेफिक्र जाहिर करने के लिए इत्मीनान से सोफे में धंस गया। कहा, आपके किराए के टट्टुओं ने मेरी जेब से सिगार तक निकाल लिए हैं, वो तो वापस कर दें। उसने घूर कर अपने आदमियों की तरफ देखा। फौरन ही मुझे सिगार बक्स पेश कर दिया गया। फिर वो खुश अखलाकी से बोला, कामरान साहब के लिए स्कॉच लाओ। मैंने कहा, मैं शराब नहीं पीता, कॉफी अलबत्ता पी लूंगा। मैं ये जाहिर कर रहा था कि गोया मुझे रत्ती बराबर तशवीश नहीं हुई। मेरे लहजे में फिर तलखी आ गई। मैंने कहा, और जरा अपना तारुफ भी करवा दें। वो बोला, मैं अहमद दारा हूँ, दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड। उसने यूं कहा गोया अमेरिका का सदर हूँ। मैंने तंजिया लहजे में कहा, मुझसे क्या चाहते हैं आप? मैं दाऊद इब्राहिम का नाम सुनकर जरा भी मरूब नहीं हुआ था। वो बोला, बॉस आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। मैंने कहा, दोस्ती करने का ये तरीका तो हिटलर के दौर में होता होगा। बहरहाल मुझ नाचीज में ऐसी क्या बात बॉस को नजर आ गई कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। दारा ने कहा, इज्जत से बात करें मिस्टर कामरान। अगर बॉस किसी से दोस्ती करना चाहता है तो इसका मतलब होता है कि वाकई दोस्ती। मैंने तवील सांस लेकर कहा, चलिए हो गई दोस्ती, मगर मैं कलमी दोस्ती का कायल नहीं हूँ। इसके लिए बॉस को खुद सामने आना होगा। मैं ज्यादा बहस करके वक्त जाया नहीं करना चाहता था। दारा बोला, मैंने कहा ना, मैं बॉस का राइट हैंड हूँ। चलिए दोस्ती तो हो गई, मगर आपको उसका सबूत भी तो देना होगा। मैंने जहरीले लहजे में कहा, क्या मैं अपना सर काट कर बॉस की खिदमत में पेश कर दूं कि दोस्ती का ये हकीर सा सबूत कबूल फरमाइए। दारा के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो बहुत देर से मेरी तंजिया गुफ्तगू बर्दाश्त कर रहा था और अब उसके आसाब जवाब देने लगे थे। वो दाऊद इब्राहिम का दस्तेराज था, तो भला ऐसी गुफ्तगू का कब आदी होगा। मेरी जगह कोई और होता तो शायद अब तक उसकी लाश भी ठिकाने लगाई जा चुकी होती। वो बोला, बॉस को तुम्हारे सर की नहीं बल्कि उन कागजात और माइक्रोफिल्म्स की जरूरत है जो तुमने विनोद पांडे से छीनी है। गो मैं इस बात के लिए भी जहनी तौर पर तैयार था, उसके बावजूद मुझे धचका सा लगा, मगर मैंने जाहिर ना होने दिया और अफसरदा लहजे में कहा, काश वो चीजें मेरे पास होती। दारा का लहजा एकदम बदल गया। बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब ये कि वो चीजें मेरे कब्जे से भी निकल चुकी हैं, तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। दारा की सारी खुश अखलाकी, तहजीब और शाइस्तगी धरी रह गई। बोला, बको मत, हमारी इत्तला है कि वो चीजें अब भी तुम्हारे कब्जे में हैं। मैंने झुंझला कर कहा, मेरे कब्जे में हैं तो बरामद कर लो। मैं भी तुम्हारे सामने हूँ और मेरा सामान भी। तलाशी लेकर अच्छी तरह तसल्ली कर लो। दारा चौंक कर बोला, तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो कहाँ है? मैंने मुंह बनाकर कहा, ये तो अपने उस डफर साथी से पूछो जिसे तुमने मेरे पीछे लगाया था। वो प्लेटफॉर्म पर मुझसे कुछ पीछे रह गई। मैंने उसका इंतजार करना चाहा, मगर तुम्हारे बावले साथी को बहुत जल्दी थी। वो मुझे गन पॉइंट पर यहाँ ले आया। वो बेचारी न जाने कहाँ भटक रही होगी, उसके पास तो पैसे भी नहीं हैं। प्लीज उसे ढूंढो। मेरी आवाज भर्रा गई। दारा गूंजदार आवाज में धाड़ा, अली। 2 मिनट से भी कम वक्त में अली वहां पहुंच गया। वो दारा के तेवर देखकर बौखला गया। बोला, यस सर। दारा कहर आलूद लहजे में बोला, कामरान के साथ जो लड़की थी वो कहाँ है? 2 घंटे के अंदर अंदर वो लड़की यहाँ पहुंच जाए, वरना तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। नाउ गेट लॉस्ट। अली सर झुका कर वहां से चला गया। मैं जानता था कि कुछ देर के बाद ये लोग कांता को भी तलाश कर लेंगे। उसे 5 स्टार होटल में ठहरने की हिदायत देकर मैंने हिमाकत की थी। उन लोगों का ध्यान सबसे पहले इन्हीं होटलों की तरफ जाता और वो लोग कांता से वो तमाम स्टफ छीन लेते। इन चीजों की खातिर न जाने कितने इंसान मेरे हाथों मारे गए। कई बार मेरी जान पर भी बनी। मैं शदीद जख्मी भी हुआ और जब मैंने वो स्टफ हासिल कर लिया तो उसके कई दावेदार पैदा हो गए। मेरी महीनों की मेहनत खाक में मिलने वाली थी। जिन कागजात को मैंने जान पर खेलकर हासिल किया था, उन्हें यूं आसानी के साथ दाऊद इब्राहिम के हवाले कैसे कर देता। दारा बहुत गौर से मेरे चेहरे का जायजा ले रहा था। वो हंसकर बोला, घबराओ मत, कांता कहीं नहीं जा सकती। मेरे आदमी अब तक शहर में फैल चुके होंगे। मैंने तो 2 घंटे का टाइम दिया है। वो 1 घंटे के अंदर अंदर उसे लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे।
फिर वो जरा तवक्कुफ के बाद बोला, मैं तो तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ, तुम भी दोस्ती का सबूत दो, वो कागजात मेरे हवाले कर दो। मैंने कहा, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि वो चीजें मुझसे छिन चुकी हैं। हुमायूं मिर्जा ने भी उन्हीं चीजों की वजह से दोस्ती का ढोंग रचाया था। ये कहकर मैंने तेजी से जैकेट और फिर शर्ट उतार दी। कहा, मेरे जिस्म को गौर से देखो, ये उस टॉर्चर के निशानात हैं जो हुमायूं मिर्जा ने मुझ पर किया है। वो असल में हैकल और जैकल से मार्के के दौरान में लगने वाली चोटों के निशानात थे। दारा ने तंजिया लहजे में कहा, हुमायूं मिर्जा ने तुम पर टॉर्चर किया और तुमने वो कागजात उसके हवाले कर दिए? ऐसे लगते तो नहीं हो तुम। मैंने कहा, मैं ऐसा हूं भी नहीं, मगर एक बेहोश आदमी अपनी किसी चीज का बचाव कैसे कर सकता है? फिर कुछ तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, तुम चाहो तो तुम भी मुझे बेहोश करके मेरी चीजों पर कब्जा कर सकते हो। दारा ने जहरीले लहजे में कहा, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो, हम जानते हैं कि तुम कितने सीधे हो। फिर पुरसुकून अंदाज में बोला, तुमने अभी सिर्फ टॉर्चर और 3rd डिग्री का नाम ही सुना होगा। कागजात ना दिए तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि टॉर्चर किस चिड़िया का नाम है। उसी वक्त एक आदमी कॉफी ले आया। मैंने एक के बाद दीगरे 2 कप कॉफी के भी लिए, फिर सिगार सुलगाया और सोफे पर नीम तराज होकर गहरे गहरे कश लगाने लगा कि दोबारा सिगार पीने का मौका मिले या ना मिले। इस दौरान में दारा खामोशी से बैठा मेरा जायजा लेता रहा। मैंने गहरे गहरे कश लेकर सिगार एस्ट्रे में मसल दिया। दारा ने गंभीर लहजे में कहा, हाँ तो क्या फैसला किया तुमने? मैं जैकेट दोबारा पहनते हुए बोला, फैसला तो तुम लोग करोगे, मैं असल बात तुम्हें बता चुका हूँ। दारा ठहरे हुए लहजे में बोला, देखो, जिद और हट धर्मी से काम मत लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ये खूबसूरत और फौलादी बदन हड्डियों और गोश्त के मलगूबे में तब्दील हो जाए या तुम अपनी बाकी जिंदगी बिस्तर पर गुजारो। उसके लहजे में ऐसी सफाकी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। मैंने संभल कर मजबूत लहजे में कहा, मैं भी जानता हूं कि आखिर मेरा अंजाम यही होना है। इतने ताकतवर लोगों को दुश्मन बनाकर आदमी ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह सकता। दारा ने गुर्रा कर कहा, ओके, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर यूं ही सही। फिर उसने अपने गनमैन को मुखातिब किया, शहबाज खान को भेजो। वो फौरन सर झुकाकर कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद कमरे में एक ऐसा शख्स दाखिल हुआ जो कोई फिल्मी किस्म का जिन लग रहा था। उसका कद मुझसे कुछ कम ही होगा, मगर वजन मेरे मुकाबले में शायद 3 गुना हो। वो जितना लंबा था उतना ही चौड़ा भी था। उसने सैंडो बनियान और जीन्स पहन रखी थी। उसके बाजू आम आदमी की रानों के बराबर थे। चेहरे पर अजीब सी वहशत थी। वो दारा के सामने रोबोट की तरह सर झुकाकर खड़ा हो गया। दारा ने उसे मुखातिब किया, शेर खान, इस चूहे की जबान कितनी देर में खुलवा सकते हो? शेर खान फटी हुई आवाज में बोला, टाइम आप दे दें, जबान खुलवाना मेरा काम है। दारा ने कहा, 1 घंटा, मगर ख्याल रखना ये मरने न पाए। शेर खान ने खुशामदी मसाहिब की तरह दारा को ताज़ीम दी और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। फिर उसने झपट कर मेरा गिरबान पकड़ा और किसी बेजान चीज की तरह मुझे घसीट लिया। मैं फौरी तौर पर मज़ाहमत नहीं करना चाहता था, इसलिए बकरी के बच्चे की तरह खिंचा चला गया। वो मुझे घसीटता हुआ एक ऐसे कमरे में ले गया जिसमें ईसा रसानी की मुख्तलिफ चीजें थीं, रस्सियां, जंजीरें, लोहे के मजबूत पाइप, डंडे और लाठियां। उसने मेरा गिरबान पकड़े पकड़े कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी और फटी हुई आवाज में बोला, 1 घंटे से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अगर तूने जबान न खोली तो 57 मिनट के बाद तेरी बीवी भी तुझे नहीं पहचान सकेगी। मैंने कहा, यार, अगर वाकई ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी है। मैंने यूं हंसकर कहा जैसे उसने कोई दिलचस्प बात की हो। उसने एकदम मुझे दीवार की तरफ उछाल दिया। मैं अगर गैर शऊरी तौर पर अपना सर दोनों हाथों से न थाम लेता तो मेरी खोपड़ी चटक जाती। मैं जोरदार आवाज के साथ दीवार से टकराया और फर्श पर गिर पड़ा। मुझे अच्छी खासी चोट आई थी, मगर इतनी शदीद भी नहीं कि मैं उठ न सकता। मगर मैं फर्श पर पड़ा रहा। मैंने देखा वो बुलडोजर मेरी तरफ आने के बजाय घूमकर दरवाजा बोल्ट कर रहा है। ये देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि कमरे में वो अकेला ही था। ऊपर से दारा की आवाज आई, इसे पूछो शेर खान कि वो कागजात कहाँ हैं। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। छत के करीब एक रोशनदान से मुझे उसका चेहरा नजर आया। शेर खान एक मर्तबा फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं यूं ही फर्श पर पड़ा रहा, मगर अब मैं मार खाने के मूड में नहीं था। उसने यूं ही झुककर मेरा गिरबान पकड़ने की कोशिश की। मैंने उसके फैले हुए पेट में जोरदार घूंसा जड़ दिया। लम्हे भर को उसके चेहरे पर कर्ब के आसार जाहिर हुए। मैं छिपकली की तरह रेंगता हुआ उसकी टांगों के बीच में से दूसरी तरफ निकल गया। वो भी इतनी फुर्ती से घूमा गोया उसके पैरों पर बैरिंग फिट हो। मैं कलाबाजी खाकर खड़ा हो गया। फिर अचानक उसने अपने मन्नो वजनी जिस्म के साथ हैरत अंगेज फुर्ती से मुझ पर छलांग लगाई। मैं अपने ही जोर में सामने वाली दीवार से जा टकराया, क्योंकि मैंने भी बर्क रफ्तारी से अपनी जगह छोड़ दी थी। फिर इससे पहले कि वो मेरी तरफ घूमता, मैंने उसकी कमर पर पूरी कुव्वत से किक मारी। फिर घूमकर पै दर पै 3 राउंड किक्स जड़ दी।
मेरी इन ज़रबों से सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि वो कुछ सुस्त पड़ गया। फिर वो जूं ही मेरी तरफ घूमा, मैंने उछलकर उसके चेहरे पर फ्लाइंग किक रसीद की। इस किक का खातिर खासर हुआ और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं फर्श पर गिरते ही कलाबाजियां खाकर खड़ा हो गया। अरसे दराज के बाद इतने जबरदस्त हरीफ से मेरा वास्ता पड़ा। इससे पहले कि वो खड़ा होता मैंने पूरी कुव्वत से उसकी पेशानी पर लेफ्ट हुक रसीद कर दिया। वो उलटकर पीछे गिरा तो मैंने जस्ट लगाई और उसकी मोटी गर्दन को खड़े खड़े अपनी पिंडलियों में दबा लिया। उसके हथौड़े नुमा हाथ मेरे हाथों में थे और वो बुरी तरह बल खा रहा था। ऊपर से दारा की धाड़ती हुई आवाज सुनाई थी, क्या कर रहे हो शेर खान, अब इस किस्म के चूहे भी तुम्हें मारेंगे। मैंने हंसकर कहा, ये तो खैर अब मर ही गया है, तुम अपनी खैर मनाओ। दारा धाड़ा, तुझे क्या हो गया है शेर खान, इसकी हड्डी पसली तोड़ दे। शेर खान ने जोर लगाकर उठने की कोशिश की, मगर मैंने उसकी दोनों कलाइयां मजबूती से जकड़ ली और उसकी गर्दन इतनी जोर से पिंडलियों में दबाई कि तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा मस्ख हो गया। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर जोर लगाओगे शेर खान तो तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी, और दारा चाहता भी यही है। ये कहकर मैंने उसकी गर्दन पर गिरफ्त ढीली की। वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। मुझे अंदाजा हो चुका था कि शेर खान में अक्ल नाम की कोई चीज नहीं। वो बोला, दारा ने मुझे खास तौर पर इसलिए बुलाया है, वो चाहता है कि तुम्हारी मौत का इल्जाम उसके सर ना आए, वरना दाऊद इब्राहिम उससे जवाब तलब करेगा। मैंने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? उसने अपनी दानिस्त में सरगोशी की थी, मगर वो आवाज इतनी बुलंद थी कि मुझे खदशा हुआ कि कहीं दारा ने सुन न ली हो। दारा फिर धाड़ा, क्या तू मर गया शेर खान? अगर तू नाकाम रहा तो मैं खुद अपने हाथों से तुझे गोली मार दूंगा। तुझे इसलिए नहीं पाला जा रहा कि तू ऐसे मरियल चूहों के आगे हाथ पैर डाल दे बेगैरत। मैंने सरगोशी की, देखा तुमने? वो देख रहा है कि तुम बेबस हो, मगर वो तुम्हें गुस्सा दिला रहा है कि तुम उठने की कोशिश करो और तुम्हारी गर्दन टूट जाए। शेर खान दांत पीस कर बोला, मैं इस हरामजादे को कुत्ते की मौत मारूंगा। ये मुझे शेर खान को बेगैरत कह रहा है, खुद गरज कमीना। मैंने न जाने कितनी दफा इसकी जान बचाई है। शेर खान का चेहरा नफरत से मस्ख हो रहा था। मेरा वार कामयाब रहा। अक्ल से पैदल वो गोश्त का पहाड़ एकदम दारा से बदजन हो गया। मैंने एक जुआ खेलने का फैसला कर लिया और उससे कहा, अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम मुझे पीछे की तरफ उछाल दो, वरना दारा अपने आदमियों को लेकर आ जाएगा। मैंने ये कहकर उसकी गर्दन और हाथ छोड़ दिए। उसने मेरे घुटने को पकड़कर अचानक मुझे पीछे की तरफ उछाल दिया। मैं जानबूझकर दीवार से टकराया और फर्श पर गिर पड़ा। वो झपट कर खड़ा हुआ और मेरी पुश्त पर लात रसीद कर दी। उसने जितनी कुव्वत से लात घुमाई थी उतनी कुव्वत से मारी नहीं थी। इससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो मेरी बातों में आ गया है। फिर उसने मुझे गिरेबान पकड़ कर उठाया और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, तू क्या समझता था शेर खान को मार लेगा? मैं तो तेरे जिस्म का एक एक जोड़ अलग कर दूंगा। दारा की आवाज आई, शाबाश शेर खान, अब तुम्हारे पास सिर्फ 40 मिनट हैं। शेर खान ने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, थोड़ी देर की मारपीट के बाद तुम कोई झूठ बोल देना। वो अक्ल से उतना भी पैदल नहीं था जितना मैं समझ रहा था। फिर बोला, इस तरह हमें कुछ मोहलत मिल जाएगी, तुम कह देना कि वो कागजात किसी दूसरे शहर में हैं। दारा को मालूम करने में कुछ वक्त तो लगेगा। उसने कमर पकड़कर मुझे बच्चे की तरह उठा लिया और एक मर्तबा फिर दीवार की तरफ उछाल दिया। इसमें कोई शुबा नहीं कि उस कमबख्त में बला की ताकत थी। इस मर्तबा मुझे अच्छी खासी चोट आई। मैंने घूम कर देखा तो वो झुककर एक डंडा उठा रहा था। मैंने लेटे लेटे उसकी पुश्त पर एक लात जमा दी ताकि दारा को इस नूरा कुश्ती का इल्म न हो जाए। उस वक्त शेर खान डंडा घुमा चुका था, जो गैर मुतवक्के तौर पर मेरे सर पर पड़ा। मेरी आंखों के आगे तारे नाच गए। मैंने सर झटक कर उठने की कोशिश की तो शेर खान का डंडा खासी कुव्वत से मेरी कलाई पर पड़ा। ज़रब इतनी शदीद थी कि डंडा 2 टुकड़े हो गया। मगर मुझे हैरत इस बात पर थी कि मेरी कलाई पर मामूली सी चोट आई। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे सर से खून बह रहा है। खून मेरी पेशानी से बहता हुआ चेहरे पर आ गया। शेर खान ने मुझे गिराया और मेरे सीने पर सवार हो गया। उसने डंडे का टूटा हुआ टुकड़ा दोनों सिरों से पकड़ा और मेरी गर्दन पर रख कर हल्का सा दबा दिया। वो कमबख्त इतना भारी था कि मेरा दम घुटा जा रहा था। शेर खान गरज कर बोला, बताओ वो कागजात कहाँ हैं? मैंने घुटी घुटी आवाज में कहा, बताता हूँ। शेर खान चीख कर बोला, टाइम नोट करें सर, ये जबान खोलने पर आमादा हो गया है। दारा चहक कर बोला, वेल डन शेर खान, अभी 12 मिनट बाकी हैं, मैं नीचे आ रहा हूँ। मैंने मुंह बनाकर कहा, यार मेरे ऊपर से तो उठो, तुमने तो मेरा कचूमर निकाल दिया। वो उठ खड़ा हुआ और गिरबान पकड़ कर मुझे उठा लिया। मैं आगे पीछे यूं डोलने लगा जैसे पैर मेरा वजन सहारने के काबिल न रहे हों। शेर खान ने दरवाजे की बाहर आहट सुनकर दरवाजा खोल दिया। दारा फातिहाना अंदाज में अंदर आया और रौनत आमेज लहजे में बोला, खासे अक्लमंद हो कामरान, हाथ पैर टूटने से पहले ही तुमने जबान खोलने का फैसला कर लिया। अभी तो शेर खान ठीक तरह से वार्म अप भी नहीं हुआ था। अब मैं उसे क्या बताता कि शेर खान अभी मेरे हाथों मरते मरते बचा है।